धन्यवाद जागरण फिल्म फेस्टिवल इस शानदार मंच पे मुझे कीकू जी के साथ मौका देने के लिए। आ, शुरुआत करते हैं कीकू जी। जब मैंने आपको आपके आपके बारे में जब मेरा परिचय हुआ तो उस समय मेरा आपके बारे में मेरे परिचय मेरी जानकारी हुई कांस्टेबल गुलगुले के रूप में। वो कांस्टेबल गुलगुले जो चंद्रमुखी चौटाले के रैप्टे खाता है और हम सबको गुदगुदाता है। फिर कुछ दिन बाद आपका परिचय हम बच्चा यादव के तौर पे होता है। इस दौरान पता चला कि आपका असली नाम तो कीकू शारदा है। और जब मैं इस प्रोग्राम के लिए रिसर्च कर रहा था तो पता चला कि आपका नाम तो राघवेंद्र शारदा है और आप बेसिकली जोधपुर से हैं, आप एक मेवाड़ी परिवार से हैं। स्वागत है सर आपका देहरादून में, इस प्यारे से शहर में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। चलिए धन्यवाद सर। फिर मैं एक बात और जोड़ दूं यहाँ पर कि जब मैंने आपके जो शुरुआत में जब मैंने आपको देखा तो उस समय सर मेरी शादी नहीं हुई थी और मैं अभी मैंने करवाई है आपकी शादी? नहीं, आपने नहीं करवाई, बट मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ आपके साथ साथ, जो आपकी कॉमेडी के साथ जो मेरी लाइफ की जो कहानी चलती है। तो उसमें मेरी शादी नहीं हुई थी जब मैंने आपको शुरुआत में आपके शोज देखे, FIR को देखा मैंने और कांस्टेबल गुलगुले को देखा। मैं अब भी आपके शोज देखता हूँ और अब मेरे 2 बच्चे हैं और मेरा बेटा बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहा है। और मैं तब जब मैं अनमैरिड था, मैं जिस सहजता के साथ आपके शोज को तब देखता था, मैं उसी सहजता के साथ आज भी आपके शोज देखता हूँ, अपनी फैमिली के साथ आपके शोज के आनंद ले पाता हूँ। ये तो थैंक यू। ये आपने मतलब सच में बड़ी अच्छी बात की है कि जब आप सिंगल थे और आज अपने बच्चों के साथ भी उतने ही कंफर्ट के साथ आप हमारे शो देख पाते हैं। तो यही हमारी कोशिश रहती है कि हम कॉमेडी करें, ऐसी करें, लोगों को हंसाएं तो ऐसे हंसाएं कि घर पर बैठकर सारी जनरेशन्स एक साथ टीवी पर हमारा शो देख पाए। ये बिल्कुल सर, बिल्कुल थैंक सर। यू। यही कहना है कि डार्क कॉमेडी के इस दौर में, जबकि डार्क कॉमेडी से एक तरह से अब समाज को खतरा होने लगा है, बड़ी अजीब अजीब सी बातें होने लगी है कॉमेडी के नाम पे, उस दौर में आप एक साफ सुथरा एक शो करते हैं, एक साफ सुथरी मतलब कॉमेडी करते हैं और साफ सुथरे मतलब कंटेंट देते हैं। इस बात के लेकर आपकी जितनी तारीफ की जाए और आपकी पूरी टीम की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। तो चलिए बातचीत को अब विधिवत तरीके से शुरू करते हैं। सवाल जवाब मैं यहाँ से लेने शुरू कर रहा हूँ। सर पहला सवाल तो वही था कि आप एक मारवाड़ी परिवार से हैं, जोधपुर से हैं, बिजनेस है फैमिली का, करने के लिए गए थे आप नारसी मुंजी में कॉमर्स की पढ़ाई करने के लिए गए थे और वहाँ से आप फिल्म लाइन में आते हैं और फिल्म लाइन में भी अब आप कॉमेडियन के तौर पे आप फेमस हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि FIR की एक स्क्रिप्ट सी चल रही है कि कहानियाँ अपने आप खुलती जा रही हैं, कड़ियाँ एक से एक कड़ियाँ अपने आप जुड़ रही हैं और पूरा सीन खुल रहा है। क्या ये पूरी फिल्मी कहानी थी? अपनी जो आपका जीवन की जो यात्रा है उसके बारे में, देहरादून वाले के बारे में बताएं थोड़ा सा, ये लोग भी जाने आपका क्या रहा। तो जैसा कि आपने कहा, बात तो सही है। मैं एक मारवाड़ी बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी का एक बिजनेस हुआ करता था। तो शुरुआत में यही था, हम 3 बेटे थे, सबसे उम्मीद थी कि पिताजी के बिज़नेस को आगे बढ़ाएंगे। अब वही है कि जो मुझे कोई ख़ास इंटरेस्ट था नहीं। मैं पिताजी के ऑफिस में जाता था और बैलेंस शीट्स और ये देखकर काफ़ी घबराता था। पिताजी के कहने पर कि भाई एटलीस्ट पढ़ाई कर लो, तो पढ़ाई तो की मैंने, लेकिन मुझे अपने स्कूल कॉलेज के लेवल में उसी वक्त से काफ़ी इंटरेस्ट था इन ड्रामेटिक्स, इन थिएटर, इन प्लेज, इन इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स। और ये मैं खाली शेयर करना चाहूँगा कि मुंबई में एटलीस्ट दी इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं ड्रामा के, थिएटर के, वो काफ़ी अच्छे स्केल पर, बड़े स्केल पर होते हैं। वहाँ पर आपके जो जजेस हैं, जो आपको जज करने आएंगे, वो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ होती हैं टेलीविज़न और फिल्म इंडस्ट्री की। तो इन्वेरेबली काफ़ी कलाकारों को वहाँ से भी पिकअप किया जाता है। जो नया टैलेंट है, अगर टेलीविज़न के लिए है या फिल्म के लिए है, तो वो उस समय जब व्हेन आई स्टार्टेड, दिस इज़ लॉन्ग टाइम बैक, अबाउट आई हैव बीन डूइंग टेलीविज़न फॉर अबाउट 23 ईयर्स नाउ। तो ये बहुत 25 साल पुरानी बात है। थैंक यू। और FIR गुलगुले मेरा पहला शो नहीं है। मेरा पहला शो हातिम नाम का शो है। जी बिल्कुल बिल्कुल। स्टार प्लस पे होबो नाम का एक कैरेक्टर था मेरा।
तो आज भी लोग मुझे मिलते हैं जो मुझे होबो हातिम और उसके रेफरेंस से याद करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि काम 23 साल पहले किया था, 1 साल के लिए वो शो चला था, लेकिन आज भी लोगों के जहन में है और लोगों को याद है, तो बड़ा अच्छा फील होता है। पर जैसे मैं आपको बता रहा था कि हाँ, मुझे थिएटर और ड्रामेटिक्स का बड़ा शौक था। मेरे पिताजी को बहुत इंटरेस्ट था कि बेटा देख लो, ऑफिस तो आना है, बाकी तुम अपने टाइम पास में हॉबी में जो भी कर रहे हो करते रहो, ठीक है। जी, ओके। तो लेकिन मतलब वहाँ पे जाके एक पॉइंट था जब हॉबी की तरह मैं करता रहा, फिर मुझे एक टीवी शो ऑफर हुआ। मैंने पढ़ाई तो मतलब एमबीए भी किया है, मैंने ग्रेजुएशन कॉमर्स में किया, उसके बाद मैंने एमबीए किया, 2 साल का फुल टाइम कोर्स किया। मेरे पिताजी का ये भी था कि भाई इतना एजुकेटेड होना चाहिए कि अगर तुम करियर में, अगर ऑफिस में तो रहो, तो एजुकेशन पे बड़ा इंसिस्ट करते थे। तो लेकिन जब मेरे पिताजी ने ये देखा कि मैंने पहला अपना जब शो शुरू किया हातिम, तो मैं आधा महीना शूटिंग करता था शो की, और बाकी का आधा महीना मैं पिताजी के साथ ऑफिस जाया करता था। और फिर धीरे धीरे जब मेरे फादर को ये रियलाइज़ हुआ कि अब इनकम तो चलो ठीक है, वी वर फ्रॉम एन ऑल राइट फैमिली, मनी वॉजंट रियली द बिगेस्ट इशू फॉर अस, तो पिताजी का था कि चलो करो तुम, टाइम पास करो, इतना ज़्यादा कोई पैसा तो खास है नहीं, पर करो तुम। पर जब मेरे पिताजी को ये रियलाइज़ हुआ कि हम कहीं बाहर एक दिन मॉल में निकले और लोग मुझे पहचानने लगे, तो मेरे पिताजी को एक लगा कि भाई पैसा अपनी जगह ठीक है, लेकिन यार सड़क पे निकलते हो लोग पहचानते भी हैं, तो तुम कितना ही पैसा कमा लो एक बिजनेसमैन की तरह, तुम सड़क पे पहचाने तो नहीं जा रहे हो, तुम पहचाने जा रहे हो। तो ये मेरे फादर के लिए बड़ा ये था। तो वहाँ से फिर मतलब मैं तो खैर अपने काम में जुटा ही रहा, लेकिन माय फादर वाज आल्सो इवेंचुअली वेरी हैप्पी, बिकॉज आई मीन वेरी फ्रैंकली आई एम सेइंग कि कमिंग फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, उनका ये था कि व्हाट काइंड ऑफ मनी विल यू मेक, लाइक हमने थिएटर शुरू किया, थिएटर में उतने पैसे कमा नहीं पाते थे, तो पिताजी का था कि तुम कमाई ज़रा ज़रूरी है और ये है। पर खैर जो फेम आया और जो ग्रोथ देखी पिताजी ने, ही वाज आल्सो वेरी हैप्पी विद द वे थिंग्स वर गोइंग। जी, बहुत अच्छा। एक पिता के लिए, एक फादर के लिए उससे प्राउड मोमेंट शायद होगा ही नहीं कि जब बच्चों को उनकी पहचान या बच्चों की वजह से हो रही है कि यार ये उनके फादर हैं, क्योंकि शारदा के फादर हैं। तो एक बहुत ही मतलब एक अद्भुत क्षण होता है। मैं निश्चित तौर पर और ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया उस समय। हम लोग आर्ट को मतलब इग्नोर करते हैं कि नहीं यार शायद कमाई उमाई नहीं है। बहुत अच्छी बात थी कि सपोर्ट किया कि ठीक है आप अपने करियर को, अपने हॉबी को परस्यू करिए, पढ़ाई भी करिए। बहुत अच्छी बात थी। चलिए सर, सेकंड क्वेश्चन मैं ये ले रहा हूँ कि अब जब आप जो है, आपको मिल गया, घर से भी सहमति मिल गई कि ठीक है आप अपने इंटरेस्ट को आप फॉलो करिए, तो जब आप इस लाइन में आ रहे थे तो उस समय तो हीरो बनने के लिए आए होंगे। अब ये आप इस फील्ड में आ गए तो मतलब क्या था दिमाग में उस समय? था कि यार ये कॉमेडी वॉमेडी करेंगे मतलब कभी? पर्सनैलिटी देख के आपको क्या लगता है बन जाते हीरो? नहीं, बन तो जाते, बन जाते ऐसा तो क्या था, बन ही जाते। पर नहीं, पर जिस समय मैं आया ना, मैं क्योंकि मैं इतने ब्लैंक बैकग्राउंड से आया, मतलब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये इंडस्ट्री काम कैसे करती है, मतलब फंक्शन कैसे होता है। मैं अगर अपना पहला शो करना चाहता हूँ तो किससे मिलूँ, मैं तो जानता ही नहीं किसी को। तो मैं जैसे कहा कि इंटर कॉलेज में मेरी जितनी मुलाकात हुई कुछ लोगों से वो हुई, उससे मैं प्रोफेशनल थिएटर करने लगा। मैं एक प्ले करता था ऑल द बेस्ट नाम का, उस समय बड़ा ही फेमस प्ले था ये। एक अंधा, एक बहरा और एक म्यूट गूंगा, 3 लड़कों को एक लड़की से प्यार हो जाता, बड़ा ही फेमस प्ले था उस समय। हमने बहुत शोज़ किए थे उसके। पर उसके अलावा भी टेलीविज़न में एंट्री का मुझे कोई रास्ता पता नहीं था, मेरे को जर्नी पता नहीं थी कि एंट्री करें कैसे। तो ऐसा कोई हीरो वाला टारगेट था नहीं मेरा ये था कि कुछ तो करें, मतलब एक्टिंग में मज़ा बड़ा आता है, तो जो दरवाज़ा खोल के जो काम दे दे वो काम हम कर लेंगे। तो बस मैं उस इरादे से मैं आगे बढ़ा, और इसी तरह मुझे मेरा पहला शो हातिम जो है वो मिला। मेरा कोई ऐसा टारगेट नहीं था कि हातिम में हातिम मुझे ही होना चाहिए, वो जो रहे और जो रोल मेरे लायक बनता है। और अगर लोगों को लगता है कि कॉमेडी मेरी स्ट्रेंथ है या मेरी ताकत है, जो शुरुआत में मुझे खुद को भी आइडिया नहीं था, लेकिन जो मैंने अगर ऑडिशन दिए और लोगों को लगा कि यार ये मतलब फ़नी लगेगा, अच्छा लगेगा, तो मैं वहीं से शुरुआत की। और खैर वो तो है, इंडस्ट्री में थोड़ा तो आप टाइपकास्ट भी हो ही जाते हैं कि भाई आप कॉमेडी कर रहे हैं तो आपको कॉमेडी रोल्स ही मिलते रहते हैं। तो लेकिन या आई एम हैप्पी विद द वे थिंग्स आर गोइंग। जी सर, एक सवाल और, जो यूथ यहाँ पर बहुत सारे बैठे हैं और बहुत सारे लोग इसमें से इस फील्ड में, एक्टिंग के फील्ड में अपना करियर को परस्यू करना चाहेंगे,
एक कहा जाता है इंडस्ट्री के बारे में कि वहाँ मतलब थोड़ा सा नेपोटिज्म चलता है, आउटसाइडर के लिए कितना टफ होता है। आप भी आउटसाइडर थे, कम्प्लीटली आउटसाइडर थे आप, राजस्थान से आते हैं, आपका कोई, आपने बताया कि कोई भी नहीं था। वो स्ट्रगल के दिन कैसे बीते और वहाँ पर कैसे अपने आप को मतलब वहाँ टिके रहना है, यूथ की तरफ से मुझे लगता है कि ये सवाल मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। ठीक है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो पहले एंटर कैसे कर सकते हैं, नेपोटिज्म पे बाद में आते हैं। कि शुरुआत जो आप करते हैं ना इंडस्ट्री में, उसके लिए आपको मेंटली स्ट्रांग होना तो खैर बहुत ज़रूरी है। मेरा मानना है कि हमारी इंडस्ट्री में जितने रिजेक्शंस आप फेस करते हैं, आप शायद ही किसी और जॉब में इतने रिजेक्शंस फेस करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, नए नए लड़के जो आते हैं बॉम्बे में, मुंबई में, और ऑडिशंस पे जाते हैं, आप दिन में 5 दरवाजे खटखटाते हैं, 5 जगह पर ऑडिशन देते हैं, 5 लोग आपके चेहरे पे आपसे कह रहे हैं कि ये काम आपके लिए नहीं है, आपके बस का नहीं है, आपसे होगा नहीं, आप जा सकते हैं। तो दिन में अगर आप 5 बार ये बात सुनेंगे और रोज रोज सुनेंगे, तो आप कितना डीमोटिवेट हो सकते हैं, आप इमेजिन कीजिए। सो यू हैव टू बी मेंटली रियली स्ट्रांग एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं जाके दरवाज़ा खुलेगा, लेकिन वक्त लगेगा, एंड यू हैव टू बी एट इट। एक और चीज़ जो मुझे आज के जनरेशन की थोड़ी सी अजीब लगती है, जो मैं बहुत डिस्करेज करने की कोशिश करता हूँ, कि बहुत बच्चे ना मुंबई आते हैं एक्टर बनने नहीं, सेलिब्रिटी बनने। ये फ़र्क है। आप इस गोल से नहीं आ सकते कि आप फेमस होना चाहते हैं और सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं। आपका काम अच्छा होगा, आपकी कला अच्छी होगी, आप अच्छे एक्टर होंगे, तो इवेंचुअली आप सेलिब्रिटी बन जाएंगे। पर आप ये लक्ष्य लेके नहीं आ सकते। पहले आप अपने कला पे ध्यान दें, एक्टिंग पे ध्यान दें। आपको जो चीज़ें देखनी चाहिए, जो फिल्में, जो आपकी नॉलेज होनी चाहिए अबाउट योर क्राफ्ट, आप वो नॉलेज गेन करें, उस पर हार्डवर्क करें, तब जाके कहीं ना कहीं कोई पहुंच पाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑब्वियसली एज आई सेड, द रिजेक्शंस आर मेनी। यानी आप कोई जॉब लेते हैं तो आप 3 साल कहीं एक जॉब करें, 5 साल कहीं और जॉब करें। इंटरव्यू तो आपने उसी के लिए एक बार दिया था ना, उसके बाद आपके 5 साल, 3 साल, 2 साल निकल गए। यहाँ पर आप रोज इंटरव्यू देंगे और रोज रिजेक्ट होंगे, तो थोड़ा सा स्ट्रांग रहना ज़रूरी है। बट या इन ऑल दैट आई एम ट्राइंग टू से इज, बट फोकस ऑन योर आर्ट, नॉट ऑन। बहुत लोग ये सब अवार्ड शोज देख कर आते हैं और उनका बड़ा मन करता है कि हम भी सूट बूट पहन के अवार्ड शोज पे जाएंगे, एंट्री ऐसे करेंगे, स्लो मोशन में वॉक करेंगे, उनको यही दिखाई देता है। मतलब ये ग्लैमर के पीछे मत भागिए प्लीज़, अपनी कला, अपनी आर्ट के पीछे भागिए, तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। बिल्कुल। हीरो बनने आइए, लेकिन हीरोपंथी को साइड में छोड़ के आइए, थोड़ा सा साइड में छोड़ के अपनी आइए। अपनी आर्ट पे फोकस करिए, अपने टैलेंट पे फोकस करिए। ये बहुत अच्छी बात आपने कही, और आपके सामने एग्जाम्पल है कितने सहज, इतना बड़ा नाम है कि कुछ इतने सहजता से मिल रहे हैं, इतने सहजता से अपनी बात रख रहे हैं। तो अपनी ओरिजिनलिटी को जो है वो बनाए रखिए, अपनी मौलिकता को बनाए रखिए। हीरो जब आप बन जाएंगे, सेलिब्रिटी बन जाएंगे, तो जब खुदा जब हुस्न देता है तो अदाएँ भी दे ही देता है, तो अदाएँ तो आ ही जाएंगी। तो ये एक अच्छी आपने यहाँ पर एक सीख दी है, और यहाँ पर एक आपके लिए टेक अवे है कि आप इसको यहाँ से ले सकते हैं। एक सवाल आपने बीच में आपने खुद ही कहा था कि इंडस्ट्री एक आपको देख लेती है कि यार ये कॉमेडी में फिट आ रहा, तो कॉमेडी करवा लेते हैं, तो एक फ्रेम में तो बंध ही जाता आदमी, आपने कहा है। तो कोई रोल जो आपने फिल्में भी तमाम की हैं टीवी शोज़ के अलावा, कोई खास तरह का सीरियस रोल या किसी तरह का जो आपके हो अभी जहन में कि यार मुझे ये करना था, या जो आपको कभी ऑफर हुआ हो आप नहीं कर पाए हों, किसी ने बहुत अच्छा किया हो, या जो अभी आपके दिमाग में हो कि यार मुझे ऑफर नहीं हुआ है, कुछ ऐसा आपके पास अभी कोई याद कर पा रहे हैं आप? एक तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट है और मैं चाहता हूँ कि जैसे कहीं पर भी मुझे इंट्रोड्यूस भी किया जाता है, जस्ट फॉर कि मुझे लगता है कि मुझे एज अ कमेडियन इंट्रोड्यूस करते हैं, मैं उसकी जगह एज एन एक्टर मुझे इंट्रोड्यूस करें, ये मैं हमेशा चाहता हूँ। क्योंकि मैं नहीं मानता कि मैं कॉमेडी बहुत अच्छी करता हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि एकदम आप मुझे उस ढांचे में डाल दें। मैं एक एक्टर हूँ, सब कर सकता हूँ, बाकी जो ऑफर होता है उसके हिसाब से हम करते हैं। बट ऑब्वियसली आई ऑल्सो कीप ट्राइंग। और देखिए, सच्चाई ये है कि मैं कपिल के साथ जो शो करता हूँ वो करना मैं इतना इन्जॉय करता हूँ कि ऑब्वियसली आई स्टिल लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट एंड लव टू बी अ पार्ट ऑफ एवरी एपिसोड। बट एट द सेम टाइम मैं फिल्में करना चाहता हूँ। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, पता नहीं अब तो कितने शोज़ बचे होंगे, लेकिन मैंने अभी एक फिल्म की है लव्यापा नाम की, जो रिलीज़ हुई 2-1 हफ्ते पहले, बहुत जल्द OTT पे आएगी।
तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उस फिल्म के अंदर मेरा कॉमिक रोल नहीं है, तो उसमें एक ज़रा सा सीरियस लव यापा जी, तो प्लीज़ देखिएगा, उसमें कॉमिक रोल नहीं है, उसमें एक ज़रा सीरियस एंगल है, और अच्छा अप्रिशिएट हुआ है, जितना मतलब क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी अप्रिशिएट हुआ है। तो मैं यही करना, मैं एक्सपेरिमेंट तो करना चाहता हूँ। इवेंचुअली मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं नेगेटिव रोल करना चाहता हूँ। ओके, मैं नेगेटिव करना चाहता हूँ, और मुझे पता है लोगों का हमेशा ये कहना है कि सर क्या होता है, आप तो स्क्रीन पे आते हो ना, लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, आपको देख के लोग हंस जाते हैं। इस बार तो डराना चाहते हैं। मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं वो स्माइल हटा दूं कि मुझे देख के मत हंसिए आप, इस बार कुछ ऐसा करके दिखाएं। नहीं, बट ये भी अपने आप में एक चैलेंज है, आप समझिए ना, ये तो होता ही है, क्योंकि मैं इतना, आप जैसे ही मुझे देखते हो, और मेरे साथ बहुत होता है, मैं कहीं मॉल में कहीं भी अपने बच्चों के साथ भी कहीं बाहर निकल गया, कहीं डिनर विनर पे जाते हैं, तो लोग देखते हैं, अरे हा 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 हा, मतलब मैंने तो कुछ बोला भी नहीं, मैंने तो मुंह खोला भी नहीं, आपको देख के, मुझे देखकर हंसी आ रही है, मतलब आपके दिमाग में एपिसोड्स आते हैं कि भाई ये किया है इसने, ये किया है, वो किया है। तो मैं समझता हूँ, और यही चीज़ को लेकर ना काफ़ी लोग टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री में भी रिलक्टेंट रहते हैं, फिल्मों में स्पेशली, कि भाई मैं आपको ले तो लूँ एक सीरियस रोल में, पर क्या होगा, आप स्क्रीन पे आओगे ना, लोग हंस देंगे, तो फिर मैं आपको, वो सीरियसनेस रहेगी कैसे। अब वो जिम्मेदारी एक एडिशनल जिम्मेदारी हो जाती है हमारे ऊपर, कि पहले तो काम अच्छा करो, और पहले वो मुस्कुराहट को हटाओ, फिर दूसरा लाओ। तो वो मैं लेकिन अटेम्प्ट फिर भी करना चाहूँगा, समवेयर आई वांट टू डू अ रोल विच इज़ नेगेटिव एंड विलेनस रोल, जो एक्सेप्ट हो और जो मैं बखूबी कर पाऊँ, ये मेरा विश है। आगे देखिए, शायद आपके माध्यम से कोई फिल्म मेकर देख ले और कोई आ जाए। तो नेगेटिव रोल किस रूप में, मतलब क्या कोई शाहरुख खान टाइप का होगा कि जो मतलब हीरो भी है और एक नेगेटिव शेड्स लिए हुए है, या फिर कोई डरावना टाइप का जो नेगेटिव रोल है, टिपिकल नेगेटिव से, मतलब कोई खास कोई मतलब दिमाग में है या किसी तरह का? अब इतना तो मैंने स्केच ओके, आउट नहीं किया है, बट पॉइंट बीइंग के सबसे बड़ा अटेम्प्ट वो है कि आपको, जैसे कभी कभार होता है ना कि आप जैसे एक ज़माने में हुआ करता था कि जो हमारे जो विलेन थे, बच्चे अपने माँ बाप अपने बच्चों का नाम प्राण नहीं रखा करते थे, बिल्कुल। क्योंकि भाई रंजीत नहीं रखा करते थे कि भाई अब ये इतने, तो हम भी कुछ ऐसा स्कैरी या ऐसा कोई मार्क छोड़ें। जैसे आप आज भी आशुतोष राणा जी को देखते हो, आपको वो दुश्मन फिल्म बिल्कुल, का उनका बिल्कुल। एक कैरेक्टर याद आता है। तो ऐसा कोई यादगार कुछ कॉमेडी में किया ही है, लोग याद करते ही हैं, एंड आई एम रियली ब्लेस्ड एंड आई एम थैंकफुल कि कॉमेडी की दुनिया में मैं इतना नाम कर पाया। लेकिन कॉमेडी के अलावा एक्टिंग की दुनिया में ओवरऑल ये नाम भी मैं करना चाहूँगा। चलिए, किकू जी, जब हम इस बातचीत को कर रहे हैं तो एक ऐसे माहौल में कर रहे हैं कि जबकि डार्क कॉमेडी के नाम पे हमने देखा है कि बहुत अजीब अजीब चीज़ें भी हैं। वो कॉमेडी है, पता नहीं क्या है, बट मतलब अजीब चीज़ें तो है, वो मतलब अजीब चीज़ें हैं। क्या मतलब ये जो हल्कापन है इसलिए हो रहा है कि लोगों के पास क्रिएटिविटी ख़त्म हो गई है? आपको क्या लगता है? आप तो दुनिया भी आपको एक कॉमेडियन की नज़र से ही देखती है और आपने उसको जिया है, तो आपको क्या लगता है कि ये हल्कापन क्यों आ रहा है? इस कंटेंट में इतना हल्कापन क्यों आ रहा है? नहीं, इसके लिए अभी कुछ वक्त पहले मैंने भी एक वो जावेद अख्तर जी का इंटरव्यू देखा था, और एक उन्होंने भी जो स्टेटमेंट दिया था, बड़ा सही बिल्कुल, दिया था बिल्कुल उन्होंने, था जो वो। मुझे भी बड़ा सही लगा कि सही बात है कि जब हम भी मानते हैं कि हमारी जब राइटिंग का बेस स्ट्रांग होगा ना, तो जब हमारी राइटिंग स्ट्रांग होगी, हमें ये एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं नहीं पड़ेगी। पड़ेगी, बिल्कुल। जो जावेद जी ने भी कहा था कि जी, आप जी। ये गाली गलौज अपने इसमें करते हो हुँ, क्योंकि आपका खाना इतना ब्लैंड है, उसमें मसाला डालने के लिए आपको वो करना पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन अगर आपका खाना पहले से टेस्टी होगा, तो आपको इस सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो शुरुआत से ही अपने खाने को टेस्टी बनाने की कोशिश करो, तो तुम ये सब नहीं करोगे। तो मेरा भी यही मानना है कि नहीं, सच में मेरा ये मानना है कि राइटिंग इज द की। हम समहाउ ना राइटर्स को भी इतना क्रेडिट नहीं देते। आप देखिए, मतलब कोई फिल्म या टेलीविजन या कहीं पे भी the writers are doing the main job, बिल्कुल। मतलब the most important job. Obviously as a director you have to collectively make sure कि that writing gets translated on screen. वो translation भी आसान नहीं है, पर जो core value है एक कहानी की, एक फिल्म अगर बन रही है, उसकी core value जो है वो एक राइटर के दिमाग में है। राइटर जो लिख रहा है, आई एम श्योर वो खुद ही इमेजिन कर रहा है। राइटर ने तो पूरी की पूरी देखी है, उसको एग्जीक्यूट करना एक अलग काम है, तो वो बिल्कुल। काम भी आसान नहीं है। लेकिन
राइटिंग मुझे अभी भी लगता है कि उतना क्रेडिट नहीं दिया जाता, विच इज़ वेरी सैड इन आवर इंडस्ट्री। यू नो, आप कोई भी चीज़ देखिए, आज डायरेक्टर्स फिर भी, आप हमारा ही शो ले लीजिए, मतलब कहीं भी आप जाएंगे आपको डायरेक्टर्स फिर भी दिख जाते हैं, हु बिकम फेमस, हु कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, यू सी देम मल्टीपल ऑफ टाइम्स। लेकिन आप राइटर्स को इतना नहीं देखते हैं। मैं तो सच में चाहूँगा कि राइटर्स को फोर फ्रंट में लाया जाए, क्योंकि ये हैं बैकबोन। जी, अच्छी बात है कि आपके सोच के राइटर्स भी इसी शहर के हैं। भरत जी। जी हाँ, जी जी जी। जी जी जी। भरत कुकरेती इसी शहर के हैं, आपके प्यारे से शहर देहरादून के हैं और यहीं से पले बड़े हैं, और आपके शो जो कपिल शर्मा शो के राइटर हैं। तो अच्छी बात है कि आपने एक राइटर को श्रेय दिया है। बहुत कम मिल पाता है, जो लोग पर्दे के पीछे होते हैं उनकी तो कोई पहचान ही नहीं बन पाती, तो बहुत कम ऐसा होता है कि उनको पहचान आप दे रहे हो। आपका आभार सर कि आपने उनको राइटर्स को आपने पहचान दी। जी, बहुत 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 ज़रूर। आभार आपका। अच्छा, एक सवाल इस पे मैं थोड़ा सा ये जान लूँ कि क्या आप पर भी कोई प्रेशर रहता है थोड़ा सा लाइट जाने का, थोड़ा सा, क्या इस तरह का प्रेशर इन जनरल रहता है, मतलब डिमांड रहती है क्या, मतलब ऑडियंस की तरफ से, या फिर डायरेक्टर पे वो प्रेशर रहता हो, वो प्रेशर आप पे आता हो कि थोड़ा सा लाइट जाओ, थोड़ा सा हल्का जाओ, थोड़ा सा? नहीं, वो तो है, लेकिन एक और चीज़ जो मैं भी कभी कभी ना, मेरे ख्याल से लोगों के अंदर भी एक क्या कहते हैं उसे, हर्ड मेंटालिटी, या कि आप ना, एक जने ने किसी चीज़ पे ऑब्जेक्शन किया तो आपको लगा कि हाँ ये तो सही है, हमें भी ऑब्जेक्शन, मतलब हर जना अपने तरफ से, अपने इंडिविजुअली एक बार सोच के आप देखिए कि आपको इस पे ऑब्जेक्शन है कि नहीं है, किसी और को है ठीक बात, इसीलिए आपको है, बिल्कुल भेड़ ये चाल नहीं मत होना बनिए, चाहिए, भेड़ चाल नहीं होनी चाहिए बस बिल्कुल। उसमें। जैसे कि मैं ये भी कहता हूँ कि कई बार तो कोई मॉल वॉल में कोई मुझे बंदा कहीं मिल गया और मुझसे कहता है कि यू नो आपने एक ये जोक क्रैक किया था, मुझे वो अच्छा नहीं लगा, तो मैं कहता हूँ सॉरी भाई, गलती हो गई, कोशिश करेंगे अगली बार नहीं करेंगे। बट आपको ऐसे इंडिविजुअल तो मिलेंगे ही जो हर चीज़ में कहीं ना कहीं मीन मेक निकाल लेंगे कि ये मुझे बात अच्छी नहीं लगी, वो अच्छी नहीं लगी। समटाइम्स यू हैव टू टेक जोक्स इन अ लाइटर वे ऑल्सो। और जैसे कि आपने हमारे शो में देखा, अगर हम जो जोक्स क्रैक करते हैं एक दूसरे के ऊपर करते हैं, बिल्कुल लाइक कपिल मुझे कह रहे हैं, मैं उन्हें कह रहा हूँ, और आप इमेजिन कीजिए कि कपिल भी जोक लेने के लिए तैयार हैं। और जब आप एक्सेप्टेबिलिटी आएगी ना आपके अंदर कि आप एक चीज़, एक ये अपने ऊपर लेने को तैयार हो, तो फिर इट बिकम्स ईजियर टू काइंड ऑफ यू नो हैव फन। समटाइम्स आपको यही लगता है कि भाई एक पांच दोस्त जब बैठते हैं, वो पांच दोस्त एक दूसरे को कुछ भी बोल सकते हैं, भाई वो दोस्त हैं बचपन के, वो अपने आप, तो हम वैसे हैं, हम अपनी टीम में ये मानते हैं कि मैं, कपिल, सुनील ग्रोवर, कृष्णा, हम दोस्त हैं बचपन के, हम कुछ भी बातें करें वो हम अपनी मस्ती करते हैं। ऑब्वियसली उस मस्ती के अंदर हम केयरफुल रहते हैं, हमारे पास जो सेलिब्रिटी हैं, वी नेवर क्रॉस द लाइन, कभी सेलिब्रिटी से कोई ऐसी बात नहीं करते, क्योंकि वो हमारे मेहमान हैं और मेहमान को हम उस वो दर्जा देते हैं। बट या एज आई एम सेइंग के जैसे अब मेरा वज़न ज़्यादा है तो अब मोटापे के जोक आते हैं। अब मुझे जनरली, वेरी फ्रैंकली, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप उस बात को लेके बात कहने का, मैं जैसे, इसलिए मैं हमेशा राइटिंग की बात करता हूँ, बात कहने का भी एक तरीका होता है। सडनली इफ़ यू गेट रूड विथ अ जोक, इफ़ यू गेट एरोगेंट विथ अ जोक, वो दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। बट प्यार से कहो यार, मतलब आप कुछ बनाओ तो उसका राइटिंग में सुन के मजा आए कि तुमने ये बात को किस तरीके से कहा है, तो फिर हम भी इंजॉय करते हैं, अपने ऊपर जोक लेने को तैयार हैं, लेकिन बात करने का एक तरीका होता है बस। बिल्कुल, हर बात सुनी जाती है, बस कहने का लहजा अगर ठीक हो आपका, आप कोई भी बात कह सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं, आपका लहजा सही होना चाहिए उसके लिए, तो वो आपने कही। अच्छा, कॉमेडी जैसे मैं खाली एक आपको एग्जांपल देता हूँ, मुझे एक लाइन बड़ी अच्छी लगी थी कि हमने अपने कपिल शर्मा शो में ही की थी, जब हरिहरन जी आए थे, हमारे गेस्ट थे वो, और मैं ही था जो परफॉर्म कर रहा था। तो मैंने आके हरिहरन जी से कहा कि यार आप ना आपको पता है अगरबत्तियाँ आपसे बहुत खफा हैं, क्योंकि आपने माचिस के लिए गाना गाया, आपने कभी अगरबत्ती के लिए गाना नहीं गाया, इसलिए अब दुनिया भर की सारी अगरबत्तियाँ माचिस से जलती हैं। बिल्कुल अब बात खूबसूरत है ना। बिल्कुल खूबसूरत है, बिल्कुल खूबसूरत है। चलिए, तालियां आई हैं। मैं एक सवाल ये लेता हूँ कि एक्टिंग करने के लिए, खासकर कॉमेडी वाली एक्टिंग, मतलब कॉमेडी वाली भूमिका करने के लिए, कॉमेडियन के लिए खाली क्या मतलब एक्टिंग अच्छी करनी आनी चाहिए, या उसका अंदर से मिजाज भी वैसे ही होना चाहिए? कुल मिलाकर मतलब आप पर्सनल लाइफ में कैसे हैं कीकू शर्मा जी? ऐसे ही मस्त मोला है जैसे कि हमको ऑन स्टेज दिखते हैं, ऑन स्क्रीन दिखते हैं, या पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा रिजर्व नेचर के हैं कि नहीं भाई ये ऑन स्क्रीन तो दूसरा है बट मैं पीछे हूँ? पर्सनल लाइफ में कैसे हैं कीकू शारदा?
नहीं, मैं ऐसे मैं जब घर से, मैं जितने लोग मुझे जानते हैं, मिलते हैं, मैं थोड़ा सा रिजर्व्ड रहता हूँ। मुझे एक क्राउड में ओपन अप करने में मुझे थोड़ा सा वक्त लगता है, वैसे मैं थोड़ा सा रिजर्व्ड हूँ। लेकिन मैं किसी चीज़ का ऐसा टेंशन नहीं लेता। जैसे घर पर मेरे अपने बच्चों के साथ, वाइफ के साथ हमेशा हंसी मजाक का ही माहौल रहता है। कितनी बार मेरी बीवी मुझे कहती है कि कैन यू प्लीज़ गेट सीरियस अबाउट समथिंग, तो वो सीरियसनेस मुझे लाते लाते वक्त लगता है, क्योंकि मैं एक लाइट माहौल। और ये जैसे आई ऑलवेज से दैट समटाइम्स वी ब्रिंग मिजरी टू आवर ओन लाइव्स। इट्स एन ऑप्शन, यू चूज हैप्पीनेस, यू विल बी हैप्पी। तो ये एक चॉइस है जो आप खुद करते हैं। ऑब्वियसली ऊंच नीच लाइफ में आती है, सभी के अलग अलग इश्यूज होते हैं, लेकिन आप एक लाइटर साइड ढूंढने की तो कोशिश करो। अगर आप वो करोगे तो आप खुश रह सकते हो। तो ये मेरा मानना है। मैं मतलब वही प्रमोट करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने अपनी बीवी को भी हमेशा कहा है कि इफ़ एनीथिंग गोज रॉन्ग, मतलब कोई चीज़ घर में टूट गई है, और जैसे एक बार मुझे याद है शूट पे उसने मुझे कॉल करके कहा था कि नया नया लैपटॉप खरीदा था। उसने मुझे 10 बार फ़ोन किए, मैं उठा नहीं सका, मैं शॉर्ट में था। और जब फाइनली फ़ोन उठाया, कहती है कि लैपटॉप खरीदा था, वो ज़मीन पे गिर गया, वो टूट गया, और ये हो गया, वो हो गया। मैं बोला इतना मुझे प्रेशर मत दो इस चीज़ के लिए। मतलब माई पॉइंट बीइंग के इट्स ओके, मतलब दिस अ रिपेयरेबल थिंग। हमें जो ख्याल रखना है कि हमारे परिवार में सबकी सेहत ठीक रहे, सब लोग अच्छे रहें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा ये चीज़ें आती जाती रहेंगी, रिपेयर होंगी, तो हमें इन चीज़ का प्रेशर नहीं लेना। और जब मैं अपनी बीवी के 10 मिस्ड कॉल देखता हूँ तो एक घबराहट होती है ना, कि पता नहीं क्या हो गया भाई। तो इतना कुछ बीवी का नहीं एक हुआ ही है। मिस कॉल से डर लग जाता है, तो 10 तो मतलब मुझे लगता है कि वो तो फिर तो और पता नहीं क्या मेरा फ़ोन खोल के देख लिया, पता नहीं क्या हो गया। चलिए सर। अच्छा, आप लोग मतलब कपिल शर्मा शो में ना काफ़ी रोस्ट करते हैं एक दूसरे को, तो कोई कभी नाराज वाराज नहीं होता कि यार कुछ ज़्यादा हो गया भाई? मतलब काफ़ी रोस्ट कर लेते हैं एक दूसरे को, और एक दूसरे को ही करते हैं। मजे की बात तो ये है कि नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना कि हम एक दूसरे के ऊपर ही चढ़े रहते हैं, बस उतना ही हमारा दायरा है, हम वही कर पाते हैं। और लेकिन मज़ा आता है, क्योंकि वही आप देखिए कि हर जना जोक लेने को तैयार है, इंक्लूडिंग कपिल शर्मा, जो कभी कभी हम सोचते हैं, मतलब जब राइटर हमें देते भी हैं कि ये बोल दे, तो हाँ हाँ भाई। और फिर ऑब्वियसली द स्क्रिप्ट, कपिल भाई भी पूरी स्क्रिप्ट सुनते हैं बिफोर गोइंग ऑन स्टेज, एंड ही इज मोस्ट ओपन एंड हैप्पी टू गेट अ जोक क्रैक्ड ऑन हिमसेल्फ। तो ऐसा कोई वो नहीं है। और देखिए, आपको भी क्या लगता, मतलब मेरा भी मानना है कि हम 2013 में इस शो को शुरू किए थे, हमें 12 साल हो गए हैं। 12 साल, 12 साल इज़ रियली अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। और शोज इतने लंबे चलते कब हैं? जब ईगो ज़ीरो हो। ज़ीरो ईगो पे चीज़ें चल पाती हैं। यहाँ पे जहाँ ईगो आ गया कि मैं बड़ा, कि ये बड़ा, कि वो बड़ा, कि कौन बड़ा, तो फिर उसके बाद तो चीज़ें ख़राब होनी ही हैं। पर हम 12 साल से चल रहे हैं और अभी भी चल रहे हैं, और उम्मीद करते हैं टचवुड थोड़े और कुछ साल और चलते रहेंगे। तो ये सब एक ईगोलेस टीम की वजह से है। बिल्कुल चलेंगे सर, हमारी शुभकामनाएं हैं। आप वो काम करते हैं ना कि दिन भर लोग अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, बहुत पंगे हैं, बहुत कुछ मतलब ऊटपटांग होता है, शाम को रिलीफ तो आप ही के सोच दे के मिलता है। तो अगर ये सोच ना हो तो हाइपरटेंशन की मतलब कितने मरीज हमारे यहाँ बढ़ जाएं, कितनी प्रॉब्लम्स हो जाएं। तो हमारी शुभकामनाएं हैं कि निश्चित तौर पर वो शो ज़्यादा चले, कपिल शर्मा शो, और बाकी भी इस तरह के ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आए, ताकि नहीं, बट सच में मैं आपको बताऊं कि जितनी बार कुछ लोग आते हैं ना, जो शो पर भी आकर कहते हैं दैट हमारे फादर मदर हैं या ग्रैंड मदर हैं जो हॉस्पिटल में हैं, और ये हैं, और टीवी पे सिर्फ ये वाला शो देखती हैं, उनके चेहरे पे स्माइल आती है अगर वो ये शो देखते हैं। तो ये सब सुन के कितना हमें भी अच्छा लगता है। आई मीन, यू कांट इमेजिन कि अगर हम इतना सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट तो छोड़िए, मतलब हम अगर किसी के चेहरे पे इस तरह मुस्कुराहट ला सकते हैं, बड़ी ये बात। अपने आप में कितनी बड़ी बात है। और कहने के लिए ही बात नहीं है कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, इट जेन्युइनली इज। इट गिव्स यू अ हैप्पियर लाइफ, a laughing soul will definitely live longer, do better, and will be healthier, so I believe. बिल्कुल सर। अच्छा सर, वो तो ठीक है कि आप लोग आपस में मतलब हंसी मजाक कर लेते हैं, लेकिन आप सनी पाजी को बीच में ले आते हैं यार, वो 2.5 किलो का हाथ, साथ में धर्मेंद्र जी को ले आते हैं, कभी मिलते मिलते नहीं हो आपको? मुलाकात हुई थी एक बार।
लेकिन सच्चाई तो ये है कि एक बार आए वो शो पर, हम बहुत घबराए हुए थे। मैं और कृष्णा तो छुप छुप के पता नहीं कैसे स्टेज पर पहुंचे हैं। हमने ऑब्वियसली ये डिसाइड किया था कि जब सनी पाजी आ रहे हैं तो उनके सामने हम ये नहीं करेंगे, जी ये वाला एक्ट नहीं करेंगे फिर ऑब्वियसली। लेकिन और फिर उनका क्या, पर वो जब हमसे मिले और मतलब बहुत अच्छा करते हो तुम लोग, बड़ा मजा आता है। वेरी गुड वेरी गुड, बस क्या बात है, छाती चौड़ी हो गई। क्या बात, क्या बात है। ये निश्चित तौर पर एक बड़े कलाकार की पहचान भी है कि वो अप्रिसिएशन दे रहा है। अगर कोई उसका मजाक भी उड़ा रहा है तो भाई उसका काम है, अगर उसको मजाक नहीं भी नहीं, कर रहा है लेकिन तो वही वो अच्छी बात है। ये बड़े ये वर्ड भी गलत है कि कोई उनका मजाक उड़ा रहा है, मजाक नहीं उड़ा रहा मजाक नहीं, है। मजाक हम सॉरी उन्हें सेलिब्रेट कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम उन्हें सेलिब्रेट, मैं अपने आप को celebrate कर करेक्ट करता हूँ, एक सेलिब्रेट कर रहे हैं। चलिए ठीक है। आ, एक सवाल मुझे लगता है कि अब इस यूथ की तरफ से कि अब बहुत सारे लोग अपना करियर इस फील्ड में बनाना चाहते हैं, एक्टिंग में तो बनाना ही चाहते हैं, अब स्टैंड अप कॉमेडियन का एक नया करियर लोगों को नज़र आने लगा है। क्या आप यूथ के लिए टिप्स देना चाहेंगे कि कैसे इस फील्ड में अपने आप को स्टेबल करें, मजबूत करें, आगे बढ़ें, खासकर स्टैंड अप कॉमेडियन के लिए या कॉमेडी वाले प्रोग्राम के? हम देख रहे हैं कि हर जगह, हर शहर में दो चार बच्चे आ रहे हैं ऐसे। नहीं देखिए, मैं स्टैंड अप कॉमेडी ऑल्सो इज़ मोस्ट वेलकम। आई थिंक इट्स अ लवली चेंज। और देख के मैंने जितना देखा है, देख के बड़ी खुशी होती है कि इतने सारे और जितने ज़्यादा लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकते हैं, दे ऑल आर वेलकम। मतलब ऐसा कोई ये नहीं है कि हम अलग काम करते हैं या वो अलग काम करते हैं। मुझे देख के तो बड़ी खुशी होती है, और उनका जो प्रोसेस है वो देख के भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जो कि अगर आप लोग भी, पता नहीं इफ देयर आर दे हैव दीज ओपन माइक्स में जाकर वो एक लिमिटेड ऑडियंस 25-30 लोग भी अगर सामने बैठे हों, वो अपने जोक्स को ट्राई करते हैं, अपना पूरा रन करते हैं। उसके बाद अगर जोक नहीं वर्क करता है तो उसे हटा के फिर उसे चेंज करते हैं। तो उनका जो प्रोसेस है कि मैंने जितने लोगों से मिला हूँ और देखा है, वो करीब 15 से 20 बार तो ओपन माइक्स में अपना जो सेट है 25-30 बार बोल बोल के उसे रिफाइन करते हैं। तो ये बड़ा अच्छा प्रोसेस है ऑफ राइटिंग। जैसे मैंने हमेशा कहा, और ये बच्चे जो हैं जो स्टैंड अप करते हैं और जो नए नए भी हैं, वो भी सारा का सारा राइटिंग खुद करते हैं लार्जली। Obviously there is little external support from here and there, but apart from that they write their own stuff. तो ये देख के बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जैसे कह रहा हूँ कि मैं हमेशा मानता हूँ कि राइटिंग इज लाइक द मोस्ट एसेंशियल थिंग फॉर एवरीवन. सो हियर देयर आर पीपल हु आर राइटर्स and getting famous, doing a stand up with stuff which is written by them themselves. तो ये बड़ी अच्छी बात है. I think it's an great opening. बहुत शानदार.